आई रिमेंबर हम थिएटर रूम में ही थे और सारे लड़कों के सामने एक लड़का मेरे पीछे से आया, उसने मेरी पैंट ऐसे खींच दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। हम जगह-जगह डॉक्टर्स के पास भागे। ये बहुत ही गलत चीज़ है एक बच्चे के साथ होने के लिए, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बच्चों का सपोर्ट होनी चाहिए। एक बार एक डॉक्टर मेरे जेनिटल्स का वेट चेक कर रहे थे टू सी इफ एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। और अक्सर लोग गुस्सा होते हैं जब मैं ये कहानी बताती हूँ। फाइनली मैं एकदम टूटने की स्टेज पे आ गई, तब मैंने मेरी मम्मी को बैठ के बताया कि मम्मी, एक प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी ने पूछा क्या? जब जोश टॉक की टीम ने मुझे एक्चुअली अप्रोच किया था कि वो मेरी स्टोरी कवर करना चाहते हैं, और उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि आप सबको वो लड़का तो याद होगा ना? अरे वही जो आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में था, जिसका चाल-चलन थोड़ा अलग था, शौक थोड़े लड़कियों जैसे थे। अक्सर ऐसे लोगों को हम मीठा, छक्का, सिक्सर बोलकर साइड में हट जाते हैं। उनका हम एक ही बार मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि एक-एक बार पूरा बैच, पूरा ऑफ़िस या पूरा स्कूल उनका मज़ाक उड़ाता है और वो कभी जवाब नहीं देते। अक्सर वो किनारे में मुँह झुकाकर ऐसे खड़े रहते हैं या चले जाते हैं। हम कभी समझ भी नहीं पाते कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ये कहानी उनके जवाब के बारे में है। मैं बताऊँगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये कहानी ज़्यादा साल पुरानी नहीं है, कम से कम 10-15 साल ही होंगे, और उस समय मेरा नाम देव हुआ करता था और मैं वही लड़का थी जिसका सब मज़ाक उड़ाते थे। घर पे मुझे डाँट पड़ती थी क्योंकि मेरे शौक थोड़े अलग थे, और मैं बचपन से काफ़ी टैलेंटेड रही हूँ, मुझे कई चीज़ें करना पसंद था। स्पोर्ट्स हो या थिएटर हो, म्यूज़िक और डांसिंग तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन धीरे-धीरे मेरे हर शौक का इतना मज़ाक उड़ाया गया ना, मैंने अपने शौक पे गिव अप कर दिया। आई रिमेंबर जब मैं स्पोर्ट्स फील्ड पे जाती थी, तो वहाँ पे लड़के मेरा मज़ाक उड़ाते थे, और वो ही नहीं, जब वो स्पोर्ट्स टीचर था, वो भी मेरा मज़ाक उड़ाता था। तो आप समझो एक बच्चा जिसको स्टूडेंट्स तंग कर रहे हैं और वो सोच रहा है कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मेरे को टीचर की हेल्प माँगनी चाहिए। टीचर ही उसका मज़ाक उड़ा रही है। वो जो अकेलापन मैंने महसूस किया ना उस टाइम पे, नेवर वांटेड टू फील दैट अगेन। मैंने स्पोर्ट्स पे गिव अप कर दिया। आई रिमेंबर डांस क्लास मेरी फेवरेट हुआ करती थी। हमारी एक मैडम थी, शंकरी मैडम, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। बहुत ध्यान रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी। एंड आई रिमेंबर उनकी क्लास में मुझे डांस करना कितना अच्छा लगता था, बट उसमें भी मेरे शौक और प्रेफ़रेंसेस थोड़े लहराने वाले लड़कियों जैसे, और स्टेज पे तो तालियाँ बज जाती थी, लेकिन स्टेज से उतरने के बाद क्लास के लड़कों के जो ताने सुनने पड़ते थे ना, मैं नहीं सुन सकती थी। मैंने डांस करना भी छोड़ दिया। घर पे मेरे को जैसे रहना पसंद था, उसके भी लोग ज़्यादा फ़ैन नहीं थे। मुझे बहनों में उठना-बैठना ज़्यादा पसंद था और बचपन में सब चलता था। अगर छोटा बच्चा थोड़ी अलग हरकतें कर रहा है ना, तो बचपना समझ के छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक एज आती है जब लड़के-लड़कियों में फ़र्क दिखने लग जाता है, और दूसरे भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अब एक लड़के की तरह एक्ट करें, थोड़ा चौड़ के चलें, आवाज़ में थोड़ा भारीपन लाएँ और ये इतराना, शौक, ये सब छोड़ दें। वो एज मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, जब मुझे वो चीज़ें करने को बोला जा रहा था जो मेरे पसंद की थी ही नहीं। मैं कभी समझ नहीं पाई कि मुझे ऐसा क्यों करने को किया जा रहा है, क्योंकि मेरी अंदर से जो फीलिंग थी, मैंने अपने आप को कभी एक आदमी या लड़का महसूस ही नहीं किया। मैं बचपन से अपने आप को एक लड़की या औरत के रूप में ही देखती थी, और फिर जब बाहर वाले लोगों से मुझ पे ये दबाव आया कि मैं उससे अलग हटकर एक ज़िंदगी जिऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आई रिमेंबर 14 साल की उम्र, 13-14 साल की उम्र, जिसमें अक्सर बच्चे प्यूबर्टी स्टार्ट करते हैं और आपके शरीर में अलग-अलग तरीके के बदलाव आते हैं। वो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, जैसा कि कई ट्रांसजेंडर लोगों के लिए होता है। क्योंकि उस समय में मेरा शरीर एक ऐसे तरीके से डेवलप करने लग गया, जो मुझे नेचुरल या राइट नहीं फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा था मैं बड़ी होके एक लड़की बन जाऊँगी, और अब दाढ़ी मूंछ आ रही है। तो समझो आप वो कितना अजीब थॉट प्रोसेस होगा मेरे लिए, मैं कितनी कन्फ्यूज़ रही होंगी उस टाइम पे। और इस टाइम मैं अपने बारे में इतना बुरा फ़ील करती थी, अपने आप को इतना कम समझती थी कि मैंने लोगों से घुलना-मिलना बिल्कुल छोड़ दिया। अपने सारे टैलेंट, स्कूल में पढ़ाई, सब चीज़ों में पिछड़ गई, अकेले अपने किनारे में चली गई। स्कूल की शुरुआत में 2nd-3rd क्लास तक मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, और मैं सबसे बात करती थी, लड़कियों से भी, लड़कों से भी। और फिर अचानक 4th-5th क्लास में सब लड़कों ने मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया। जब लड़के फील्ड्स पे जाके खेलते थे, तो मुझे क्लास में रहकर स्केचेस बनाना ज़्यादा पसंद था, और हम में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए थे कि हम एक-दूसरे की कंपनी एन्जॉय नहीं करते थे। और 6th-7th क्लास के अराउंड मैंने कई नए-नए वर्ड सुने, जब लोगों ने मुझे मीठा, छक्का और सिक्सर बोलना शुरू करा। मैंने देखा कि लड़कों ने एक अजीब-सी दूरी बना ली थी मुझसे, इवन वो लड़के जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अचानक से सबकी इमेज पे आ गया था मेरा दोस्त होना।
कोई मेरे साथ दिखना नहीं चाहता था क्योंकि लोग उनके बारे में भी वही सोचेंगे और वही बोलेंगे जो वो मेरे बारे में बोलते थे। लोगों का दूर हो जाना फिर भी ठीक था क्योंकि उससे मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेती थी। पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा कर लेती थी या कोई को-करिकुलर एक्टिविटी कर लेती थी कि मेरे को दोस्तों की ज़रूरत महसूस ही ना हो। लेकिन जब लोगों ने दूर होने के साथ-साथ तंग करना भी शुरू कर दिया, तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई। आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में जाया करती थी, बॉयज़ वॉशरूम में जाया करती थी उस समय पे क्योंकि मैं लड़का थी उस समय पे और आते-जाते लड़के मुझे जगह-जगह पे पैट कर रहे हैं, अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं और मतलब मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था और बोलने में भी शर्म आती थी क्योंकि एक शेम होती है ना अपने आप में कि तुम खुद भी तो लड़के हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम किसी को मत बताओ। तो उस शर्म में मैं किसी को बोल नहीं पाई। आई रिमेंबर हम थिएटर प्रैक्टिसेस कर रहे थे मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन के टाइम पे। मैं एक्टिंग करती थी, प्लेज़ में हमेशा मुझे मेन रोल मिलता था, मुझे एक्टिंग का काफ़ी शौक था। और आई रिमेंबर हम थिएटर रूम में ही थे और सारे लड़कों के सामने एक लड़का मेरे पीछे से आया और उसने मेरी पैंट ऐसे खींच दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। आई फ़ील लाइक पहले 5 सेकंड तो मैं हिली भी नहीं अपनी जगह से, मैं वहीं पे जमी सी रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या था? कई चीज़ों का मेरा रिएक्शन यही होता है। मैं एकदम समझ ही नहीं पाती कि ये हुआ कैसे, कैसे हुआ? और जब तक समझती हूँ ना, तब तक मुझे लगता है मेरी गलती होगी। शायद मैं ही थोड़ा ज़्यादा ठुमक के चलती हूँ या मैं ही ज़्यादा इतराती हूँ, इसीलिए सब हँसते हैं, इसीलिए सब तंग करते हैं। तो जब कुछ ऐसी अजीब हरकतें होती भी थी, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी। ना मैं कुछ सोचती थी, ना मैं किसी को दिखाती थी। मैं घर जाती थी, रोती थी, अगले दिन स्कूल आके फिर से सह लेती थी। आई रिमेंबर मेरे स्पोर्ट्स के सर मेरा इतना मज़ाक उड़ाया करते थे स्पोर्ट्स के पीरियड्स में। कहते थे, "इतरा के मत खेल, ऐसे मत खेल, वैसे मत खेल" और मैं पूरी कोशिश करती थी। वो जितने भी असाइनमेंट्स, जितने भी टास्क, जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हमें बोलते थे, मैं पूरी करती थी। उसके बाद भी एक दिन मैं अपनी एक्सरसाइज़ पूरी करके जब खेलने जा रही थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के बुलाया कि, "ए देव, इधर आओ।" एंड देन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लड़कियों के साथ एक्सरसाइज़ करवाई, जो कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी मेरी सहेलियाँ ही थी। बट उनका बोलने का तरीका और उनकी इंटेंशन मुझे नीचा दिखाने की थी। एंड आई रिमेंबर उसके बाद क्लास के लड़के मेरा कितना मज़ाक उड़ाया था उन्होंने, कितना हँसे थे मुझ पे क्योंकि मैंने लड़कियों के साथ एक्सरसाइज़ की। और ये बहुत ही गलत चीज़ है एक बच्चे के साथ होने के लिए क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बच्चों का सपोर्ट होनी चाहिए। जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीचर के पास ही तो जाएगा। अब यहाँ जब टीचर्स ही प्रॉब्लम बनने को रेडी है तो मैं कहाँ जाती? मैंने बहुत टाइम तक चुप्पी साध के ये टाइम निकालना चाहा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आया जब मेरी लाइफ़ का हर एस्पेक्ट ही सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ना मेरा कोई टैलेंट बचा, ना मेरे कोई शौक बचे, ना मेरे कोई दोस्त बचे। जब फाइनली मैं एकदम टूटने की स्टेज पे आ गई, तब मैंने मेरी मम्मी को बैठ के बताया कि मम्मी एक प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी ने पूछा क्या? तो मैं बोल नहीं पाई। मैंने मम्मी को जाके बस बोला कि मम्मी मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद। फिर मेरी मम्मी ने एक्चुअली बोला कि देव बेटा तुम कह रहे हो तुम गे हो? मैं डर गई और मैंने सोचा कि इसी को हाँ बोल देती हूँ क्योंकि पूरी बात बताई तो शायद हार्ट अटैक ही ना आ जाए। तो मैंने बोला हाँ और मम्मी ने मुझे थोड़ा दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, आजकल बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है और हम इसको बड़े अच्छे से ठीक कर लेंगे। फिर मेरी फैमिली ने उसे ठीक करने की कोशिश की। हम जगह-जगह डॉक्टर्स के पास भागे, फिज़िशियंस के पास भागे, जो फॉर सम रीज़न साइकोलॉजिस्ट बने पड़े थे। आई रिमेंबर एक फैमिली डॉक्टर था, फिज़िशियन था, लेकिन वो मुझे बैठ के मेरी काउंसलिंग कर रहे थे। कह रहे थे कि बेटा मम्मी-पापा को बहुत बुरा लग रहा है, मम्मी-पापा को आपको ऐसे नहीं देखना है। और मैं देख रही थी कि ये डॉक्टर मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। जितनी भी स्टडीज़ मैं जानती थी, जितने भी रिसोर्सेज़ मैंने देखे थे, ये चीज़ तो गलत है ही नहीं। आई रिमेंबर कई बार डॉक्टर्स मेरी फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी करते थे, फॉर नो रीज़न एट ऑल। आई रिमेंबर एक बार एक डॉक्टर मेरे जेनिटल्स का वेट चेक कर रहे थे टू सी इफ एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। और अक्सर लोग गुस्सा होते हैं जब मैं ये कहानी बताती हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं डॉक्टर्स को बदनाम करना चाहती हूँ या इस प्रोफ़ेशन को बदनाम करना चाहती हूँ। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि डॉक्टर टेस्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स ऐसे टेस्ट कर रहे थे जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी और इसमें उनकी गलती नहीं, इसमें मेडिकल टेक्स्ट की गलती है। हमें तो मेडिकल टेक्स्ट से ही मिटा दिया गया है। फिर एक डॉक्टर थे जिन्होंने हमें बताया कि ये एक्चुअली कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए और एक परिवार के तौर पे आपस में मिलके इस पे काम करिए। फिर मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, कई सेशंस लिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे मैंने उनको बातें बताई, हमें पता चला कि ये सिर्फ़ लैंगिकता नहीं बल्कि जेंडर के बारे में है। नॉट जस्ट सेक्सुअलिटी बट जेंडर। क्योंकि जब मैंने उन्हें बताया कि बचपन से मेरी फीलिंग्स एक लड़की जैसी थी और मैं एक्चुअली अपने शरीर के साथ
एक नहीं फ़ील करती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे एक और चीज़ है और यहाँ पे कुछ और चीज़ है। तो उस मिसमैच को फाइनली एक डॉक्टर ने जेंडर डिस्फोरिया का नाम दिया। और अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उन्हें कोई डायग्नोसिस मिलेगा तो उनका दिल टूटेगा, उनको बुरा लगेगा। बट मेरे लिए मेरा डायग्नोसिस मिलना ही बहुत बड़ा रिलीफ़ था। क्योंकि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जो एक चीज़ हो रही है, उसका कुछ नाम है। ये एक रिकॉर्डेड, रजिस्टर्ड, नॉर्मल चीज़ है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ। बस दुनिया को हमारे बारे में बताया नहीं जा रहा है। इस डायग्नोसिस के बाद मेरे पेरेंट्स पे ऑब्वियसली बहुत बुरा असर पड़ा क्योंकि मैं उनका इकलौता और पहला बेटा थी, तो हर किसी के बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं। आई फ़ील लाइक जब भी कोई इंसान ज़िंदगी में कोई भी चीज़ शुरू करता है, तो हम उसके बारे में बहुत सपने देखते हैं और उन्होंने भी मेरे को लेकर कई सपने देखे थे, जो टूटे नहीं तो कम से कम बदल चुके थे। और उनको भी बहुत टाइम लगा इस बात को एक्सेप्ट करने में और समझने में और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से नहीं निकाला या मेरे साथ कभी भी कोई ज़्यादती या गलत चीज़ नहीं करी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे लिए बेस्ट चाहा है। वो बस दुनिया से डरते थे कि मेरे साथ गलत ना हो जाए और इसी वज़ह से उनको भी ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लगा क्योंकि उनकी जनरेशन अलग थी। उनकी जनरेशन में ऐसी चीज़ों के लिए ना तो जगह थी और ना ही ऐसी चीज़ों की बातें होती थी। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक इंसान ट्रांसजेंडर होके भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। उन्होंने कई कोशिशें करी मुझे ठीक करने की। मेरे पापा का एक मास्टर प्लान था कि शायद अगर वो बिना मुझे बताएँ सीक्रेटली मुझे मेरे बुआ के घर भेज दें, जहाँ पे मेरे भाइयों के ट्रेनर के साथ वो मुझे एक्सरसाइज़ करवाएँगे, तो शायद 2-3 पुशअप करके मैं एक मर्द बन जाऊँ। लेकिन ऑब्वियसली वो काम नहीं हुआ एंड ऐसे करके थोड़े-थोड़े कई कोशिशें उन्होंने करी, कई ठोकरें हमने खाई बट चीज़ें चलती रही एंड एंड में प्लान ये बना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा क्योंकि मेरी मौसी हैं ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ पे ये सब चलता है, वहाँ पे ज़िंदगी ईज़ी होगी। और ऐसे ही सब चले जा रहा था, मैं भी बहुत वेट कर रही थी कि कब स्कूल खत्म होगा, कब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, कब मेरी नई ज़िंदगी शुरू होगी। फिर स्कूल खत्म होते ही आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में हमारे सारे फाइनेंसेस टैंक। नो मनी इन द बैंक, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली ऑफ द प्लान। और फिर मैंने ट्रांज़िशन की शुरुआत लॉकडाउन में घर में ही करी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटेल है, क्योंकि आप समझ के देखिए कि घर में मैं एक बुलीड, इनविजिबल, लूज़र लड़का घुसी और ट्रांज़िशन के बाद मैं एक काफ़ी कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लड़की बन के घर से निकली। तो जो लोगों का मेरी तरफ नज़रिया था, लोगों का मेरी तरफ जो बर्ताव था, वो एकदम इंस्टेंटली बदला और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म आती है जिसका नाम है सेल्फ एस्टीम। आप समझिए कि एक इंसान जिसको बचपन से ताने खाने, मज़ाक उड़वाने और बुली होने की आदत है, अब सब उसको घूर-घूर के देख रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में मैंने अपने आप को वो सब चीज़ें मान लिया जो लोगों ने मुझे बोला था। मैंने अपने आप को बदसूरत, मीठा, छक्का, मज़ाक, लड़की सब मान लिया है। और अब जब लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ हूँ, तो मैं वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और ये सबसे बुरी बात होती है लो सेल्फ एस्टीम की क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को अच्छी चीज़ों का हकदार मानना बंद कर देते हैं। आई रिमेंबर जब मैंने ऑनलाइन अपना काम थोड़ा शुरू किया था, जब मैंने मॉडलिंग और मेकअप आर्टिस्ट्री वगैरह इंस्टाग्राम पेज बनाया क्योंकि मैं कुछ तो करना चाहती थी, घर पे नहीं बैठना चाहती थी। उस टाइम पे मेरा काम काफ़ी अच्छा हुआ करता था। मैंने ना कोई कभी ट्रेनिंग ली, मोस्ट आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उनमें एक नेचुरल टैलेंट होता ही है। और शुरू-शुरू में मुझे कई जगह से बड़े-बड़े ऑफ़र्स आया करते थे और मैं मना कर देती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, 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 इनको तो पता ही नहीं है असल में मैं कितनी बदसूरत हूँ, इनको तो पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा मज़ाक हूँ। और मैं काम को मना कर देती थी। बहुत टाइम तक मैं ही अपने रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा बनकर खड़ी थी। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बात अपना ली थी कि मैं अच्छी चीज़ों की हकदार नहीं हूँ। कहानी में आगे जाने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या सोचते हैं आप ये एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में? जब आप इनके तौर-तरीके, इनके चाल-चलन देखते हैं, तो क्या ख़्याल आता है मन में कि इनका अजीब-सा स्टाइल है, इनके शौक हैं, इनकी चॉइस है और एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, लोग कहते हैं कि ये ना विदेशी ट्रेंड है, वेस्टर्न कल्चर है, इसने हमारा कल्चर ख़राब कर दिया। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, कभी आपने अपना कल्चर देखा है? कभी अपनी हिस्ट्री खोल के देखी है? हमारे तो हिस्ट्री, रिलिजन और मेडिकल टेक्स्ट सब में हमारे बारे में लिखा गया है। भले ही वो होमोसेक्सुअलिटी हो या ट्रांसजेंडर लोग हो या फिर नॉन बाइनरी लोग हों, हमारा वजूद आज से नहीं महाभारत के टाइम से है। भले ही वो महाभारत का शिखंडी हो या विष्णु जी का मोहिनी रूप या अर्धनारीश्वर,
हम जैसे लोगों की चर्चा हमारी हिस्ट्री में हमेशा से है। वो तो जब कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स आए, अपनी सेंस ऑफ मोरालिटी लेकर आए, अपने राइट और रॉन्ग के आइडियाज़ लेके आए, उन्होंने हमें नफ़रत करना सिखा दिया, हमें बाँट के चले गए। और जबकि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में एलजीबीटी लोगों को कितने टाइम से जगह दे रखी है। लेकिन यहाँ से एक बात सीखना बहुत ज़रूरी है कि नफ़रत हमेशा सिखाई जाती है। भले वो इंडियन लोगों की एलजीबीटी कम्युनिटी की तरफ हो या स्कूल के बच्चों की मेरी तरफ हो। कोई भी बच्चा उठ के किसी को तंग करने के बारे में अपने आप नहीं सोचता। ये या तो उसने टीवी से या अपने आस-पास के बड़ों से या अपने आस-पास के दूसरे दोस्तों से सुना होता है। क्योंकि नफ़रत सिखाई जाती है, नफ़रत नेचुरल नहीं है। जब ये बात मैंने समझी, तो मैंने खुद से नफ़रत करना भी छोड़ दिया। मैं समझी कि अगर लोग मुझे किसी अलग नज़रिए से देख रहे हैं या मुझे गाली दे रहे हैं या अजीब-अजीब नाम से पुकार रहे हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो सीखा है, वो मुझे वही बुला रहे हैं। उनके हिसाब से जो सही है, वो मुझे वैसे ही देख रहे हैं। और उनके सोचने के तरीके को, उनकी धारणाओं को अपने आप पे हावी होने देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर मैंने उस गलती को सुधारने की कोशिश करी। और जिस दिन मैंने लोगों के तानों को साइड में रखकर सचमुच अपनी खूबी और अपनी अहमियत को पहचाना, उस दिन से मेरी लाइफ ऐसे बदल गई। मैंने अपनी वो सारी हॉबीज़ को दोबारा करना शुरू किया जो एक टाइम पे मैंने डर के या शर्म से गिव अप कर दी थी। मैंने मेकअप करना शुरू किया, मैंने डांस करना शुरू किया, मैंने अपने पसंद के कपड़े पहने और आज मैं उन्हीं सब फ़ील्ड्स में करियर बना रही हूँ एज़ अ सक्सेसफुल मॉडल। स्पोर्ट्स से और एक्सरसाइज़ और फिटनेस से डरने वाली लड़की अब बहुत जल्द एक फिटनेस कॉम्पिटिशन की जज बनने वाली है। 18 साल की उम्र में मैं ज़िवामे, इंडिया के सबसे बड़े इंटीमेट वेयर ब्रांड की फर्स्ट फेस ऑफ ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस बनी। बहुत जल्द मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा पैजेंट है फॉर ट्रांसजेंडर वुमेन, उसमें मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ एज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द पैजेंट्स हिस्ट्री। हर वो चीज़ जिसे करने से पहले मैं हिचकिचाती थी या डरती थी, आज मैंने उस हर फील्ड में अपना नाम खुद बनाया है। और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरा अपने आप में जो विश्वास जागा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब जोश टॉक की टीम ने मुझे एक्चुअली अप्रोच किया था कि वो मेरी स्टोरी कवर करना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा था कि आपको हमारी सारी स्टोरीज़ में से सबसे ज़्यादा स्टोरी कौन-सी पसंद है और क्यों? तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की स्टोरी बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह काफ़ी दब-दब के, छुप-छुप के रही हूँ और फिर मैंने अपनी अंदर की औरत को पहचाना और अपने आप को निखारना चाहा। एंड आई स्टिल रिमेंबर उनका एक इतना प्यारा कोट है जो वो हर जगह कहती हैं कि गुड गर्ल्स मे गो टू हेवन बट बैड गर्ल्स गो एवरीवेयर। और उस कोट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। और उस टाइम में अपने इंस्पिरेशन को वहाँ देखना और कुछ ही साल बाद अब उसी स्टेज पे आकर अपनी टॉक देना, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं सोचती हूँ शायद अगर 1 साल पहले ये कॉल आई होती, तो उस शर्मीली एला ने ये ऑप्शन को मना कर दिया होता। बट थैंक्स टू टॉक्स लाइक दिस, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे मेरे जैसे लोगों के बारे में पता चला। नाउ आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। कई बार लोग ना मुझे चुप कराना चाहते हैं जब मैं ट्रांसजेंडर लोगों की या एलजीबीटी कम्युनिटी की स्ट्रगल्स हाइलाइट करना चाहती हूँ। कहते हैं कि इतनी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो तुम लोगों के फ़ेवर में हैं, तुम जगह-जगह जॉब्स ले सकते हो, काम कर सकते हो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, तुम खुद ही भीख माँग रहे हो, इसलिए तुम्हारी कम्युनिटी का कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँ कि जब मैं अपना आधार चेंज करवाने गई थी ना, अपनी डिटेल्स को मेल से फीमेल और अपना नाम चेंज करवाने गई थी, मेरे पेरेंट्स ने बैठ के मेरे साथ पूरी आधार की वेबसाइट रट ली और हम पूरा प्रोसीजर लर्न करके आधार ऑफिस में गए। और वहाँ पे जो बैठे थे सर जी, उन्होंने मुझे देख के बोला कि ये तो होता ही नहीं। फिर मैंने बोला होता है, नहीं, नहीं होता है, आप अपनी वेबसाइट चेक करो, ये तो बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है, आप कर दो। कहते नहीं होता। फिर हम थोड़ा आगे पीछे चले, होता है, नहीं होता, होता है, नहीं होता। फिर सर जी सीधी बात पे आए। कहते कि हाँ, होता तो है लेकिन मैं नहीं करूँगा, मेरे पे क्वेश्चन उठ जाएगा। कितनी बार मैं कॉलेजेस में जाती हूँ स्पीचेस देने, जज बनकर, लेकिन मैं कॉलेज में आज तक स्टूडेंट बनकर नहीं जा पाई। क्योंकि मेरे 10th और 12th का सर्टिफिकेट चेंज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। स्कूल से सीबीएसई ऑफिस के चक्कर और फिर वापस और फिर बीच में कोई ना कोई अड़ंगा आ ही जा रहा है। मैं कैपेबल एंड वर्दी हूँ एक एजुकेशन के लिए, एक करियर के लिए, लेकिन मैं एक तरीके से उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा रास्ता इतना कठिन बना दिया गया है। और इसीलिए इन चीज़ों के बारे में बात करना और ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ जिसमें इतना टैलेंट, कैपेबिलिटी या सुंदरता है। मेरे जैसी बहुत लड़कियाँ हैं, लेकिन उनकी किस्मत में रेड लाइट्स पे रहना लिखा है। उनकी किस्मत में ब्रॉथल्स में रहना लिखा है। मैं किस्मत वाली थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और मैं जो कर रही हूँ वो मैं कर पाई। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें आपकी सिंपैथी नहीं, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
एलजीबीटी लोग भी इंसान होते हैं और उनमें भी वही कैपेबिलिटीज होती हैं जो आप में होती हैं, बस अपॉर्चुनिटीज की नहीं है।